नेहरू शिक्षा महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में सभी छात्रों का फिर से स्वागत है। छात्रों, आज का हमारा विषय है ध्वनि संरचना। आज हम ध्वनि संरचना के अंतर्गत ध्वनि का अर्थ, ध्वनि के पक्ष और ध्वनियों का वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं ध्वनि का क्या अर्थ है। देखिए, ध्वनि एक कंपन है जिसे हम स्वर भी कहते हैं। ध्वनि क्या है? एक कंपन है जिसे हम स्वर भी कहते हैं। वायु तरंगों के माध्यम से जब श्रवणेंद्रियों को कंपित कर बोध कराती है तो वह ध्वनि कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। और ध्वनि को सुनने के लिए भाषा विज्ञानियों ने 3 पक्षों को बताया है। कितने पक्षों को बताया है? 3 पक्षों को बताया है। इन तीनों पक्षों के माध्यम से हम ध्वनि को सुन पाते हैं। अगर इन तीनों पक्षों में किसी भी एक पक्ष को हटा दिया जाए तो हम ध्वनि को नहीं सुन पाएंगे। तो पहला पक्ष है उत्पादन, दूसरा है संवहन और तीसरा है ग्रहण। तो इन तीनों पक्षों में उत्पादन और ग्रहण, इन दोनों पक्षों का संबंध हमारे शरीर से होता है। किससे होता है? हमारे शरीर से। अब शरीर से क्यों होता है? क्योंकि जो ध्वनि का उत्पादन होता है वो क्रिया के द्वारा होता है। क्रिया द्वारा कोई भी कंपन उत्पन्न हुआ वो ध्वनि कहलाएगी। तो जब भी हमारे शरीर से किसी भी प्रकार की क्रिया होती है, इस प्रकार से उठना, बैठना, दौड़ना, तो जो उससे उत्पन्न कंपन होगा वो ध्वनि के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार से ग्रहण का संबंध हमारे शरीर से होता है। ग्रहण किसके द्वारा करते हैं हम ध्वनि को? हमारे कानों के द्वारा, हमारी श्रवणेंद्रियों के द्वारा। तो श्रवणेंद्रियों का संबंध किससे है? हमारे शरीर से होता है। तो इन दोनों पक्षों का संबंध हमारे शरीर से है। इस प्रकार से संवहन का संबंध वायु तरंगों से होता है। वायु तरंग, संवहन का संबंध किससे होता है? वायु तरंगों से। यानी जो ध्वनि उत्पन्न हुई है उसको वायु तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करती है। जैसे वातावरण में क्या है? ध्वनि का उत्पादन हुआ और वायु तरंगों के माध्यम से हमारे कानों तक उस ध्वनि को पहुंचाया गया और कानों के द्वारा ग्रहण किया गया। तो ये थे ध्वनि के तीनों पक्ष। इन तीनों पक्षों के माध्यम से हम क्या है? ध्वनि को सुनते हैं। अब बात आती है ध्वनियों का वर्गीकरण। यानी हमारे मुख के अवयवों के अनुसार भाषाई विज्ञानियों ने ध्वनियों का 2 प्रकार से वर्गीकरण किया है। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो पहले हम स्वरों का वर्गीकरण समझेंगे। तो स्वर का क्या अर्थ होता है? स्वर का अर्थ होता है जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के निकल जाती है, अर्थात जिन वर्णों को बोलने में दूसरे वर्णों की सहायता लेने की जरूरत नहीं होती है, वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। यानी जिन ध्वनियों का उच्चारण हम करते हैं, उन ध्वनियों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से जो हवा है वो बिना किसी रुकावट के बाहर निकल जाती है और उन ध्वनियों के उच्चारण में हमें किसी भी प्रकार के दूसरे वर्णों की सहायता लेनी नहीं पड़ती है। उन्हें हम स्वर कहते हैं। तो स्वरों का वर्गीकरण हमारे भाषाई विज्ञानियों ने, भाषाई विद्वानों ने अनेक प्रकार से किया है। तो पहला वर्गीकरण हम पढ़ेंगे उच्चारण समय के आधार पर। यानी जब हम ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उसमें लगने वाले समय के आधार पर ध्वनियों को
कितने भागों में बांटा गया? तो उच्चारण के समय के आधार पर ध्वनियों को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है ह्रस्व और नंबर 2 है दीर्घ। तो ह्रस्व क्या है? ह्रस्व वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, वो क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे ए, ई, ऊ और ऋषिवार, यानी ये वो ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। दूसरा आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से थोड़ा ज्यादा समय लगता है। कितना समय लगता है? ह्रस्व स्वरों से थोड़ा ज्यादा समय लगता है, वो क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वरों के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं? आ, बड़ी, बड़ा, ए, आई, ओ, औ। तो ये हो गया हमारा उच्चारण के समय के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण। अब अगला वर्गीकरण किया है होठों की आकृति के आधार पर। यानी कि जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो जो हमारी होठों की आकृति है वो दो प्रकार की बनती है। तो उस आधार पर स्वरों का दो रूपों में वर्गीकरण किया है। पहला है अवृत्ताकार और दूसरा है वृत्ताकार। तो अवृत्ताकार में क्या होता है? जब भी हम उन स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारे होठों की आकृति अवृत्ताकार हो जाती है, अर्थात जो हमारे होठ होते हैं वो फैले हुए होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? वो फैले हुए होते हैं और इसलिए उन वर्णों को अवृत्ताकार वर्ण कहते हैं। तो जैसे कि वे वर्ण हैं ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ। ये क्या है? अवृत्ताकार वर्ण। और दूसरा है ख, वृत्ताकार वर्ण। वृत्ताकार वर्ण क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे मुख की आकृति कैसी हो जाती है? गोल हो जाती है, वृत्ताकार हो जाती है, वे वर्ण कहलाते हैं वृत्ताकार वर्ण। तो वृत्ताकार वर्ण में क्या है? ए है, नहीं ए नहीं, ऊ, बड़ा ऊ, ओ। तो आप उच्चारण करके देख सकते हैं कि आपने जो होठों की आकृति है वो किस प्रकार की बनती है। ऊ, तो देखिए बन रही है ना, ऊ, ओ, यानी जो हमारे होठों की आकृति है वो कैसी बन रही है? गोल बन रही है। अब आती है बात जीभ के भाग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो जीभ के भाग के आधार पर हमारे स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है। हमारी जीभ को 3 भागों में विभक्त किया है, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। यानी आगे जो जीभ का आगे का हिस्सा होता है उससे बोले जाने वाले स्वर, और जीभ का मध्य भाग का हिस्सा होता है उससे बोले जाने वाले वर्ण, और जीभ से पीछे वाले हिस्से से बोले जाने वाले वर्ण। तो अग्र भाग से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? अग्र भाग से बोले जाते हैं ई, बड़ी ई, ए और आई। ये हुए हमारे अग्र स्वर। दूसरा आता है मध्य स्वर, यानी जीभ के मध्य भाग से केवल एक ही स्वर बोला जाता है, एक ही वर्ण का उच्चारण होता है, वो है ए। वो है ए मध्य स्वर, केवल एक स्वर है ए। अगला आता है ग पश्च स्वर, यानी तीसरा भाग है हमारा पश्च स्वर, यानी जीभ के पीछे के भाग से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और आ। ये ऐसे स्वर हैं जिन्हें क्या है जीभ के लास्ट वाले हिस्से से बोला जाता है।
अब आती है बात जीव उठने के आधार पर। जीव उठने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, यानी जब भी हम बोलते हैं तो जो हमारी जीभ है उसके उठने के आधार पर भाषाई विज्ञानियों ने स्वरों का वर्गीकरण किया है। तो जीभ उठने के आधार पर क्या है, विद्वानों ने स्वरों को 4 रूपों में अभिव्यक्त किया है। तो वो 4 रूप कौन कौन से उनको हम पढ़ेंगे। तो जीभ उठने के आधार पर स्वरों के उच्चारण में क्या होता है, जीभ उठने से मुख विवर सकरा हो जाता है। कैसा हो जाता है, सिकुड़ जाता है। जब जीभ ऊपर उठ जाती है तो उसे हम संवृत कहते हैं, और जब जीभ बहुत ही नीचे चली जाती है तो उसे विव्रत कहते हैं। और इन दोनों के बीच की स्थिति को हम अर्धसंवृत और अर्धविव्रत कहते हैं। तो क्या है, इनको हमें 4 भागों में बांटा गया है। तो संवृत स्वरों में क्या है, जो हमारी जीभ है वो बहुत ऊंची उठ जाती है, और बहुत ऊंची उठने के आधार पर हम इन स्वरों का उच्चारण करते हैं, जैसे ई, बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ। तो ये कौन से हो गए, संवृत स्वर। इसी प्रकार से इसके बीच का स्वर होता है अर्धसंवृत, जिसमें न तो जीभ ज्यादा ऊपर उठती है और ज्यादा नीचे होती है। तो अर्धसंवृतों में आता है स्वर ए और ओ। अर्धवृत स्वरों की संख्या 2 मानी गई है। इस प्रकार से अर्धविव्रत, अर्धविव्रत क्या है, नहीं तो ज्यादा ऊपर और ज्यादा नीचे जीभ उठती है। तो अर्धविव्रत शब्दों की संख्या 3 मानी गई है। आई, ओ और ए। इसी प्रकार से दूसरा है विव्रत स्वर, यानी विव्रत स्वर की संख्या केवल 1 मानी गई है, जो है आ। यानी विव्रत स्वर क्या होता है, जिसके उच्चारण में हमारी जीभ बहुत ही नीचे हो जाती है। तो ये हुआ आज का हमारा क्लास का ध्वनि संरचना का टॉपिक पूर्ण। अगली कक्षा में हम व्यंजनों का अध्ययन इसी प्रकार से करेंगे। थैंक यू।